सोख्ता भाग 7। राम अधर्वा रे! बाहर से किसी की भारी भरकम आवाज आई तो हम दोनों को यहां तक लेकर आने वाले आदमी घबरा गया और तेजी से बाहर की तरफ भागा। आयन मालिक आयन। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। आज कोठिप काहे नाही आयस रे? मालिक लड़िकवा बहुत बेराम है तो हिया पड़ा पड़ा नेक हो जाएगा। कौनो डॉक्टर कहिया काहे नहीं देखावत हस? देखायन मालिक, डॉक्टर बाबू अंदर वे बैठा है। अपने नियस कौनो फीचर डॉक्टर लाइस होई का? नहीं मालिक, डॉक्टर बाबू बड़े सज्जन मनई हैं। सज्जन होयस मरीज ठीक हो जात है का? ओके लिए डिग्री हासिल करे पड़त है, डिग्री। स्टेथोस्कोप से चेक करते करते सादिक का हाथ रुक गया। बाहर की बातें अंदर साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? बहुत काबिलियत झाड़ रहा है। सादिक ने सामने खड़े आदमियों की तरफ नजर उठाकर गुस्से से पूछा। दया साहेब प्रधान जी होए, एक ने जवाब दिया। बाहर से फिर आवाज आई। ठीक है ठीक है, सुबेर वे खेतस कूरा उठा एक डेरियाए दिए। थोड़ी देर बाद राम आधार फिर सादिक के पास लौट आया। राम आधार, पैसे का इंतजाम हुआ? सादिक ने स्टेथोस्कोप कान से निकालकर गले में लटका लिया। डॉक्टर बाबू अभी तो नहीं भवा है। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मर्ज अब हमारे बस का नहीं है। बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़ गांठ कर सुबह इसको लेकर गोंडा अस्पताल चले जाओ। मैं चिट्ठी लिखे देता हूं, वहां जाकर बड़े डॉक्टर को दे देना। वो जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। कोई सादा कागज दो, मैं चिट्ठी लिख देता हूं। काफी कोशिश के बाद भी घर में सादा कागज नहीं मिला तो राम आधार अपनी पत्नी की तरफ घूमा। जा रे, चिंद कनेक लड़िक वस कागदा मांग ला, वो तो रोजे पढ़ाए जात है। वो गई, फिर थोड़ी देर बाद लौट आई। ऊ कगदेप नहीं, तखत अब लिखत है, कहो तो ओही ले आई। सादिक और राजेश के साथ मैं भी हंस पड़ा। नहीं, रहने दो, उसको लाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं राजेश के हाथ चिट्ठी लिखकर भिजवाए दे रहा हूं। सुबह ही तुम लोग इसको लेकर निकल जाओ। अगर देर करोगे तो फिर मैं नहीं जानता, लड़का हाथ से निकल जाएगा। मैं सादिक के साथ फिर उन्हीं रास्तों से लौट रहा था, पीछे पीछे राजेश। शांति भाई का गांव पर एक बहुत अच्छा गीत है कि अंधकार में डूबा रहकर नगर नहीं गांव गाता है। तुलसी की सुंदर चौपाई या कबीर की अनहद बानी, हो उठी साकार स्वयं ही विष पीती मीरा दीवानी। रमई रमता भजन भाव में सकुई को आलाह भाता है। अंधकार में डूबा रहकर नगर नहीं गांव गाता है। कजरी या बिरहा की ताने जिन पर बीती हो वे जाने। हम तो दीवाने रसिया के दीपक ध्रुपद धमार क्या जाने। गांव गांव में राम रमौझा, नगर नमस्ते का नाता है। अंधकार में डूबा रहकर नगर नहीं गांव गाता है। लेकिन जो गांव मैं देख रहा हूं, क्या उसके लिए ये गीत कुछ अटपटा नहीं लग रहा है डॉक्टर? डॉक्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। जो बात तुम कहना चाह रहे हो
उसे मैं अभी अपनी बात में पूरा किए दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस गीत की प्रासंगिकता इसी में है कि आज भी तुलसी की चौपाई और कबीर की बाणी गूंजती है। आज भी रमई को भजन और कुसई को आला भाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस अबोध और निष्पाप माहौल को हम जैसे लोग अपनी सभ्यता लाकर दूषित कर दिए हैं। कुछ देर पहले के भैया साहिब तुम्हें याद ही होंगे। अब मैं उस बात पर लौट रहा हूं जिसे तुम कहना चाह रहे हो। मैं ये जानते हुए भी कि मर्ज का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, फिर भी इस स्वार्थ से भिड़ा रहा कि खुदा उस पर थोड़ा सा रहम कर दे और उसका फायदा उठाकर मैं अपना व्यवसाय चमका लूं। इसकी वजह है हर चीज का व्यवसायीकरण हो जाना। इसी वजह से अब दिल नहीं दिमाग से काम लिया जाता है, लेकिन गांव के लोग सामंती या राजनैतिक स्वभाव वालों को छोड़ दें तो आज भी दिमाग नहीं दिल से काम लेते हैं। उदाहरण अपना राम आधार ही है, और जब तक राम आधार जैसे लोग जिंदा हैं तब तक ये गीत अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। मतलब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सादिक और राजेश दोनों जोर से हंस पड़े। बिल्कुल नहीं। सारे बदन में चुनचुनाहट सी महसूस हुई तो एक झटके से चादर उलट दिया, लेकिन आंखें फौरन भींच ली। सूरज की तपिश भरी सारी रोशनी सीधे आकर मुंह पर गिरी। मैं आंखें बंद किए किए उठ बैठा। सीढ़ियां उतरते उतरते आंगन में नजर डाली। आंगन में कोई नहीं था। बकरी पेट में मुंह घुसाए सो रही थी। अम्मा बावर्ची खाने से निकलती हुई दिखी तो मैं वहीं रुक गया। आज रात तो बकरी बहुत चिल्ला रही थी। बीमार तो नहीं है? अम्मा नल के पास आकर हाथ धुलने लगी। पता नहीं, मैं उठी तो तरन्नुम आंगन में थी, इसलिए मैं फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद बकरी भी चुप हो गई थी। आपा कहाँ है? मैं बाकी सीढ़ियां भी उतर गया। अभी नहीं लौटी। अम्मा आंगन में बिखरे एक एक चीज को समेटने लगी। शायद आंगन बुहारने की तैयारी में थी। अमूमन ये काम आपा ही किया करती हैं। आज बहुत देर कर दी। कहीं बोलकर गई है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मोहल्ले की कोई औरत अपने साथ घर ले गई होगी। मोहल्ले की सारी औरतें तो हवाखोरी के लिए जाती हैं सुबह। अभी आ जाएगी। अम्मा कुछ कपड़े हाथ में गठरिया कर अंदर कमरे में चली गईं। मैं हाजत रफा के लिए डिब्बे में पानी भरने लगा। आपा के मन का बोझ अब हल्का है। अम्मा कमरे से निकल आईं। कुछ कह रहे हो? मैं बोला, आपा की तबीयत अब हरी भरी लग रही है। खुदा उसे सब्र का माता दे और उन लोगों का भी भला करे जिन्होंने हमारी बेटी का दिल दुखाया है। अम्मा की ये आदत अच्छी लगती है। किसी को कोसना होगा तो सीधे सीधे बद्दुआ नहीं देती। कहती है किसी की बुराई को सीधे सीधे इंगित करने से खुदा बुराई करने वाले का गुनाह कम कर देता है। तनवीर को भेजकर मोहल्ले में आपा को दिखाओ। तनवीर अभी बाहर निकल गया है, आए तो भेजती हूं। अफरोज! बाहर से किसी की आवाज आई। मैं पानी से भरा डिब्बा उठाकर सीधा खड़ा हुआ ही था। आवाज सुनकर फिर वापस उसी जगह पर रख दिया। इस बीच बाहर खड़े आदमी ने दोबारा आवाज दी। कौन? पूछने के बाद मैंने दरवाजा खोला। तुम्हारी बहन तालाब में डूब गई है। दरवाजा खुलते ही बस एक आवाज सुनाई दी। लगा दिल सीना फाड़कर बाहर निकल गया। सामने खड़े आदमी का चेहरा धुंधला धुंधला होकर नजर के सामने लहराने लगा। पैर बेकाबू होने लगे। दिल हुआ
दरवाजे से टेक लगाकर बैठ जाऊं। पुलिस आई है, वहां कोई नहीं पहचानता था। मैंने देखा तब बताया कि ये अफरोज की बहन है। लाश को एक लड़के ने खींचकर निकाला। इस उम्र में दहाड़े मारकर रो ना पाना भी एक मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो बहन की लाश के सामने भी आकर खड़ी हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल शून्य में जाकर टंग गया और मैं उसे घूरता सा मजबूरी जो बहन की लाश के सामने भी आकर खड़ी हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल शून्य में जाकर टंग गया और मैं उसे घूरता सिर्फ खड़ा रहा। मैंने देखा एक भीड़ मेरी तरफ बड़ी आ रही थी। कुछ लड़के आसपास बिखर गए। कुछ हाथों के जरिए नकाब में लिपटी एक लाश लाई जा रही थी। मैं तेजी से पलटा और आंगन में आकर खड़ा हो गया। अम्मा! सूचना के तौर पर अम्मा को पुकारने के अलावा और कुछ ना कह सका। पता नहीं मेरी पुकार पर अम्मा बोली या नहीं, लेकिन पास में आकर खड़ी हो गई और मेरे धुआं धुआं हो रहे चेहरे को निहारने लगी। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ क्षण बाद एक भीड़ अंदर घुसी। लाश देखते ही अम्मा चीख मारकर 2 कदम दौड़ी, फिर गश खाकर गिर पड़ी। भीड़ लगातार बढ़ रही थी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। भीड़ का कोई भी चेहरा नजर में नहीं ठहर रहा। मेरी याददाश्त जाती रही या नजर की रोशनी कम हो गई। मैं पागलों की तरह भीड़ को चीरता हुआ आपा की तरफ बढ़ने लगा। तभी कुछ हाथों ने पकड़ लिया। मैंने घूम कर देखा। हां, ये चेहरा जाना पहचाना है। नाम भी याद आया। मैंने पूछा, आए? आओ, इधर आओ। मैं उसकी बाहों में जकड़ा जकड़ा बाहर आ गया। एक खाली चारपाई पर उसने मुझे बिठाया और खुद कंधे पर हाथ रखे खड़ा रहा। मुझे अपने चेहरे पर पसीने की बूंदें सरसराती महसूस हुई। मैं दोनों हाथों को रुमाल की तरह चेहरे पर इस्तेमाल करने लगा। अब मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। कुछ लोग आकर मेरे पास खड़े हो गए। अफरोज, पुलिस पंचनामा तैयार कर रही है। उम्मीद है लाश छोड़ देगी। अगर तुमसे पुलिस पूछे तो कह देना कि तरन्नुम पर पागलपन का दौरा पड़ता था। वो खुदकुशी की एक बार और कोशिश कर चुकी थी। ये किसने कहा? सलाह देने वाले की तरफ मैंने नजर उठाकर गुस्से से देखा। तुम्हारे अब्बा ने भी यही कहा है। अब्बा का जिक्र आते ही मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया। मालूम नहीं कैसे सीधे अब्बा पर ही नजर जाकर ठहर गई। मेरी आंखों की तपिश से अब्बा धीरे धीरे पिघलने लगे। पहले तो जिस्म की जुम्बिश हुई, फिर आंखें पनिहा गईं। धीरे धीरे अब्बा के हाथ माफी मांगने की राह पर उठे, पर शायद हिम्मत हार गए और हाथ जोड़ने के बजाय हाथ की 8 उंगलियों को बालों में पूरी तरह पेवस्त करके बैठ गए और भुपकार छोड़कर रोने लगे। अब्बा की इस बेचारगी भरी रुलाई से आसपास खड़े पत्थर दिल डगमगा गए, लेकिन मैं वैसा ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अब्बा की तरफ देखने की हिम्मत जवाब देने लगी तो मैंने नजरें जमीन पर गिरा दी। मैं दिल में राहत महसूस कर रहा था। शायद इसके पीछे अब्बा के आंसू ही कारगर साबित हुए थे। कोई मुझे बाह से पकड़कर उठाने लगा। मैं बगैर उसकी तरफ देखे उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से खिंचाव की तरफ बढ़ने लगा। अफरोज, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो।
थोड़े झूठ से ढेर सारी परेशानियों से बच जाओगे। पोस्टमार्टम होगा तो लाश की मिट्टी पलीत हो जाएगी, सो तो होगी ही। तुम लोग भी बेफायदे में पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे। इंस्पेक्टर शरीफ है, वो भी नहीं चाहता है कि तुम लोग मुसीबत में पड़ो। फिर तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या परेशानी है? मोहल्ले के भी 2-4 लोग इस बात की तस्दीक के लिए खड़े हो जाएंगे। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है, जो आप लोग मुनासिब समझो। मैं आकर चारपाई पर बैठ गया। अब्बा को कुछ लोगों ने सहारा देकर एक किनारे बिठा दिया था। वो अभी भी सिसकियों के सहारे रोए जा रहे थे, दोनों हथेलियों से आंखें बंद किए हुए। थोड़ी देर बाद पास में ही सिसकियां सुनाई दी। घूमकर देखा, एक लड़का तनवीर को पकड़े चारपाई की तरफ ला रहा था। तनवीर लगातार सिसकियां भरे जा रहा था। उस लड़के ने तनवीर को मेरे करीब लाकर छोड़ दिया। तनवीर खड़ा खड़ा रोता रहा। मैंने धीरे से नजर उठाकर उसको देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाने लगा। सहारा पाकर तनवीर की सिसकियां बढ़ गईं। सोचा सांत्वना के 2 शब्द बोल दूं, पर लगा कि अगर मुंह खोलूंगा तो मैं खुद रो पड़ूंगा। मुझे महसूस हुआ कि तनवीर के सिर पर हाथ रखकर मैंने गलती की। आंखों में आंसू रेंगने लगे। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं पूरे जतन से आंसुओं को आंखों में ही जज्ब करने की जद्दोजहद करता रहा, पर आंसू थे कि उन्मादी बाढ़ की तरह बढ़ते ही जा रहे थे। कोशिशों के बावजूद जब आंसू तनवीर के बालों में टपक गए तो मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और तनवीर से लिपटकर खुलकर रो पड़ा। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। जब भी कोई आता है अम्मा रोने लगती हैं। मैं आपा की यादों से बचना चाहता हूं। तनवीर पर आपा की नामौजूदगी का असर कम हो गया है, लेकिन अब्बा गुमसुम हो गए हैं। इसके बावजूद दिल होता है कि अब्बा के ऊपर जब तब 2-4 फब्तियां कस दिया करूं। अब यह नाटक करने से क्या फायदा? इसकी मुराद तो आपने खुद की थी। जाओ, अब सीना ठोक कर दुनिया वालों से कहो कि देखो, मैंने अपनी कौम के रहनुमाओं के ऊपर एक बेटी कुर्बान कर दी है। ऐसे रहनुमाओं के ऊपर हमारी हजारों हजारों बेटियां कुर्बान। कोई आत्महत्या कैसे करता है? मैं सोचकर ही कांप गया। आपा ने कितनी भी हिम्मत क्यों ना की हो, लेकिन तालाब के करीब पहुंचने पर पानी में कूदने के लिए फिर से हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। पानी में कूदने के बाद पता चला होगा कि मरना कितना मुश्किल है। घुटती हुई सांसें कितनी तकलीफ दे रही होंगी। या अल्लाह, जीने की तमन्ना फिर से जाग उठी होगी। आपा ने बच निकलने की बहुत कोशिश की होगी, हाथ पैर चलाई होगी, किसी की मदद की उम्मीद की होगी। उफ। ये भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए सोख्ता का भाग 8।